एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि तुम्हारे पेपर्स बहुत अच्छे गए होंगे। और मैंने अपने पिछले इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में कहा था कि मैं मैथ्स का एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगी और उसके लिए मैं एक टॉपर को लेके आऊँगी। तो आज मेरे साथ है मानसी, जिसके मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स आए थे। तो वो आप सभी के साथ अपनी सारी टिप्स वगैरह जो भी है वो शेयर करेगी। तो मानसी को मैं देती हूँ। मानसी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, guys. So, hi everyone. I'm Mansi, and I'm pursuing BCom honors from Shriram College of Commerce. So, first of all, thank you, Mehak, for having me here. And guys, be grateful to her. She has done so much effort for this video. Okay, so now let's proceed. जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो भी एक एसआरसीसी का कैंपस है, और आपका भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो कि कभी ना कभी हम भी यहाँ पर आए। तो उसके लिए ना पढ़ाई करनी पड़ेगी और अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलो अब अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मानसी, आप ये बताओ कि बहुत लोगों को ना मैथ्स से एक अलग ही टाइप का मैथोफोबिया होता है। वो बहुत ही गंदा होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे, क्योंकि मुझे भी रह चुका है। तो मैं थोड़ा सा ना रिलेट कर सकती हूँ। तो उसको कैसे डील करना है, ये थोड़ी आप टिप्स दो। ओके, सो गाइज, मैंने बहुत लोगों को एनकाउंटर किया है कि मैथ्स से डर लगता है। बट वट आर यू अफ्रेड ऑफ यार? क्यों डर रहे हो? इट्स मैथ्स ही, कुछ खा नहीं जाएगा तुम्हें। द थिंग इज कि यू विल हैव टू मेक द एफर्ट्स, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तुम उसको एस्केप नहीं कर सकते हो। तो अगर ये कोई एक्सक्यूज है तो दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज। तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि प्रैक्टिस करो यार। It's actually very easy subject. I secured 99 marks. I'm telling from my experience. इतना टफ नहीं है। चीज़ों को एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, तुम उसको कंपैक्ट करो, अपने खुद के माइंड मैप्स बनाओ, रिवाइज करो, और जो टाइम पीरियड गिवन है ना उसको यूटिलाइज करो। एंड ट्रस्ट मी, इस पॉइंट पे आप सब लोग सेम हो। जितना इफेक्टिवली और जुडिशियसली आप इस टाइम को यूटिलाइज करोगे ना, उतना आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो मतलब बेसिकली हम सबसे पहले एकदम इनिशियल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आप थोड़ा अपना जो चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी है ना वो थोड़ा शेयर करो, ताकि जिसने ना बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब या तो बिल्कुल सीरियसली नहीं पढ़ा है या फिर अभी तक इतना नहीं मेहनत करी है। तो अभी भी 9 मार्च को है पेपर, और अभी हमारे पास काफ़ी दिन है कि कवर अप कर सकते हैं। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए चैप्टर वाइज? ओके, सो द थिंग इज़ कि टाइम पीरियड है और इसको यूटिलाइज करना है। मैं बेसिकली बहुत कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट द जर्नी, बट इट डजेंट मैटर एट द एंड। इतना फ़र्क नहीं होता है। जो टाइम पीरियड अब गिवन है ना, उसमें कैसे आप लोग काम करते हो, रिवाइज करते हो, प्लान करते हो, इज़ वॉट मैटर्स। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ये पता होना कि किस में से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया है, एंड आई होप ये आपके लिए आपको काम दे, एंड प्लीज नोट इट डाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर वी हैव इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड इट्स फॉर 5 मार्क्स। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3 मार्क्स। यूनिट 2 एलजेब्रा वाला, सो दैट इज मैट्रिसेस फॉर 4 मार्क्स एंड डिटर्मिनेंट्स फॉर 6 मार्क्स। देन यूनिट 3 कैलकुलस, continuity and differentiability 9 marks, application of derivatives 4 marks, integrals 9 marks, application of integrals 6 marks, differential equations 7 marks. Then vector and 3D, vector will include 9 marks and 3D geometry will include 5 marks. Then probability 8 marks and LPP, linear programming application 5 marks. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो टॉपिक्स करे, वो कि जो इजी भी हैं टू करने में, और साथ ही साथ ग्रेड उनका वेटेज भी है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम बोलोगे कि मुझे इंटीग्रल्स करना है, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक और 9 मार्क्स का ही है, सो दैट इज़ अ एस्केप कि तुम उसकी जगह ऐसा करो कि 2 ईजी टॉपिक्स कर लो विच विल हैव अ वेटेज मोर देन 9 मार्क्स। सो बेसिकली व्हाट आई विल रिकमेंड कि इस टाइम में जिसने कुछ भी नहीं करा है वो क्या करे, इज़ कि सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस पे फोकस करें। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर, 3D
एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लाइक इनमें से फिक्स्ड क्वेश्चंस है जो आते ही आते हैं, दे वेरी इजी टू अटेम्प्ट। जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट क्लैरिटी इज अ पैरामाउंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गो थ्रू द कंसेप्ट एंड देन वॉट यू हैव टू डू इज़ कि उसको नोट डाउन करो कंसेप्ट को। इट विल हार्डली टेक हाफ अ पेज फॉर अ चैप्टर टू नोट इट डाउन। उसको नोट डाउन करो, उसके 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड देन इट्स गुड टू गो। मतलब कंक्लूजन यही है कि अब जो तुम इतने टाइम से आलस कर रहे थे कि पेन पेपर नहीं उठा रहे हो, तो अब उठा के लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि अब ये जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम सीयूईटी के लिए मैथ्स दोगे तो उसमें भी हेल्प होगी। अभी जो तुम तैयारी कर रहे हो, ऐसा मत सोचो कि सीयूईटी के लिए हम अलग से तैयारी कर लेंगे, तब इतना टाइम डिफरेंस नहीं होता है तुम्हारे बोर्ड्स और सीयूईटी के एग्जाम्स में। तो वो आई थिंक अभी करना तुम्हारा जो टाइम का है वो अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहेगा। तो मूविंग अहेड, अब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो सेक्शन वाइज अब थोड़ा सा मानसी आप थोड़ी स्ट्रैटेजी बता दो। ओके, सो सेक्शन वाइज तुम्हें पता होना चाहिए कि कब क्या चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तुम्हें इतना ज़्यादा फ्लुएंट होना चाहिए, दोज हु एक्चुअली वांट टू स्कोर वेरी गुड, एंड इवन फॉर जिसको अच्छा एवरेज भी स्कोर करना है, यू नीड टू नो। तो सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, 18 मार्क्स विल बी फॉर MCQs एंड 2 मार्क्स फॉर द असर्शन रीजंस। एंड इसके जनरली बच्चे जो हैं इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं और इन्हीं चीज़ों में लैक करते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि इसके लिए प्लीज़ स्टिक टू NCERT एंड एग्जाम्पलर इस वाले टाइम में। स्टिक टू दैट, बहुत इनफ है वो। एंड इफ़ यू वांट टू गो अहेड, प्लीज़ डू एलिमेंट्स के MCQs। आई पर्सनली डिड ओनली दिस थिंग एंड दे आर गुड टू गो, हो जाता है उससे। पेपर बोर्ड का इजी होता है एक्चुअली में, इफ दे जस्ट प्ले विद योर माइंड। वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, बोगल करेंगे, दैट्स इट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो यू हैव टू बी एक्चुअली वेरी क्लियर कि तुम क्या कर रहे हो, एंड प्लीज़ टाइम कंस्ट्रेंट, उस चीज़ को मैनेज करो। पेपर मैथ्स का हो जाएगा। एंड इतना मत सोचो कि टफ होगा, नहीं होगा टफ एक्चुअली में। सो तुम्हें बहुत अटेंटिवली और एक लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करना है। देन सेकेंड विल बी कि 5 क्वेश्चंस होंगे फॉर 2 मार्क्स, 6 क्वेश्चंस होंगे फॉर 3 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स, and 3 questions will be for the case study, source based and these type of questions. So basically मैंने जितना shortlist किया है case study में, what I think is कि 3D वाला chapter से, vector वाले chapter से 1 question could be there, and then application of derivatives उससे होगा ही होगा, and then probability. So this is one thing कि these chapter could come for the case study वाला part. मतलब ये तो तुम्हारा सेक्शन वाइज कैसे अप्रोच करना है वो सारी चीज़ें होंगी कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप मतलब ऐसे रेफ़र करोगे, क्योंकि बहुत लोग ना स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस मोमेंट पे अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है, और फिर आप घंटों तक यूट्यूब पे स्क्रोलिंग करते रहो, कोई अच्छा चैनल नहीं मिल पाता है। तो कोई अच्छा चैनल पता हो तो। सो वॉट आई थिंक कि CUET अड्डा 247 एक चैनल है, एंड दे डू विद द बोर्ड थिंग ऑल्सो। वो बोर्ड का भी प्रिपेयर कराते हैं, एंड आई जस्ट डोंट रिमेंबर द टीचर का नाम। ही वॉज वेरी गुड इन मैथ्स, दो आई डिडंट प्रिपेयर फ्रॉम बोर्ड्स। आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग बुक लो और बुक में जस्ट गो फ्रॉम पेज नंबर 1 और उस चीज़ों को नोट डाउन करो। आइडेंटिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उन्हीं के साथ खेलते हैं, तो उस चीज़ को तुम नोट डाउन करो और जस्ट रिवाइज इट एवरी डे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तुम्हें चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, अभी तुम्हें जॉट डाउन नहीं कर सकते कि अब क्या करना है क्या करना है। जस्ट गो थ्रू, कुछ भी मिस मत करो। और ये जो रीडिंग टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, तो उसका जो 15 मिनट्स हमें मिलते हैं उसे कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। देखो, ऑफ कोर्स रीडिंग टाइम है तो तुम लोग शीट्स तो खोल नहीं सकते हो, तो क्वेश्चन पेपर को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ना है। तुम्हें डिज़ाइन करना है कि मुझे कब क्या करना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ऑनेस्टली। मैं एज अ पर्सन मैंने क्या किया था कि आई डिड फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ वाला सेक्शन, दोज 20 क्वेश्चंस उनको सिक्योर करो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट 1 नंबर जाता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो उन चीज़ को सिक्योर करो। देन सेकेंडली गो थ्रू द केस स्टडीज़ वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें भी MCQs हो सकते हैं या फिर उसको रीड करने में टाइम लगता है, तो तुम उसके गो थ्रू हो जाओ, वो भी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि तुम अल्टीमेटली टाइम भी बचाना है तुम्हें, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर होता है ऑनेस्टली। तो टाइम बचाने के लिए तुम्हें हर चीज़ कहाँ पे तुम बचा पा रहे हो टाइम, वो चीज़ को देखना है, तो ये बोलूँगी मैं। देन सेकेंडली वुड बी हर क्वेश्चन को ऑफकोर्स एक बारी तो ग्लांस करना ही है, चॉइसेस हैं तो मार्क करना है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है।
So this is what I could say on this. और ये पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं यूजुअली लोग उसे मतलब साइड में रख देते हैं, पहले सोचते हैं कि बुक से कर लेते हैं और इंटरनेट पे वेबसाइट पे क्वेश्चन देखते हैं, ऑल्दो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, पर वो मैथ्स में कितना इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा बता दो. नॉट ओनली मैथ्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. हर जब भी तुम अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आई थिंक अराउंड 60% पेपर जो है उसी पर बेस्ड होता है, ऑनेस्टली होता है. अब अगर ये होता है या फिर 80% पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, ठीक है, तो आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट 5 पेपर तो तुम करके ही जाओ. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. उस वक्त तुम्हें फील होगा उस पॉइंट पर, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके बाद ये क्वेश्चन है और इसमें बस मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन है. इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए. पास्ट पेपर्स तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ वो थोड़ा सा मतलब ये रहेगा कि उसके अंदर पर्सनल इंसाइट्स होंगी, क्योंकि देखो ये एक जनरल आपने सब लोगों के लिए बता दिया, राइट. अब आपने कैसे किया था, आपने उस पूरे दौरान में क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी वो थोड़ा सा आप शेयर कर दो. ओके, सो पर्सनली मैंने क्या टिप्स फॉलो किए थे वो ये था. ऑल्दो मैं कंसिस्टेंट रही थी, आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है कि जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर. स्टिक टू दैट, क्योंकि पेपर वहीं से ही बनेगा. एनसीईआरटी इज द अटमोस्ट. 80% पेपर वहीं से होगा यार, सच में वहीं से होता है. तो इसलिए उसको मत स्किप करो. तुम लोग क्या करते हो या मैंने भी क्या किया अपने स्टार्टिंग के डेज में कि आई डिड की एलिमेंट्स करूंगी और सब कुछ हो जाएगा, बट नहीं यार. दिस एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किया है, कुछ सोच के किया है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक चीज़ है. देन सेकेंडली अगर तुम्हें एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन करना है तो एनसीईआरटी के ही करो. एग्जाम्पलर के बेसिकली कंसेप्ट क्लियरिटी रखो, फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा. और प्रॉपर्टीज़ एंड आइडेंटिटीज़ को सम अप करो. तुम्हें याद होनी चाहिए, सब कुछ रिवाइज्ड होना चाहिए. उसके बाद द सेकेंड थिंग आई वुड से इज़ कि जो मैथ्स का हमारा सिलेबस है ना, इट्स वेरी एक्सपैंडेड. तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. बहुत जनरल सी चीज़ है ऐसा होना. तो व्हाट आई विल से इज़ कि चीज़ों को जितना कॉम्पैक्ट कर सकते हो ना, जितना अपने रीडेबल फॉर्म में बना सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है. तो मैंने पर्सनली क्या किया था, अगर कोई भी चैप्टर है, सपोज रिलेशंस एंड फंक्शंस दिए हैं, तो इंटो क्या होता है, ऑन्टो क्या होता है, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, इक्विवेलेंस, हर चीज़ का एक एक पॉइंटर में लिख लिया. इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल एक्चुअली में. तो तुम लोग वो कर सकते हो. जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, डिटर्मिनेंट्स की हैं वगैरह वगैरह, सो प्लीज़ एक्सेट्रा तो उन्हें करो, उनको लिखो. कि अगर तुम्हारा 1000 पेजेस की बुक है ना, वो 5 पेजेस में कवर हो जाएगा. तुम्हें इतना वो हो जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ को कॉम्पैक्टेड फॉर्म में करो. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आइडिया लग जाता है उससे सब कुछ. देन आई वुड से फोर्थ पॉइंट की आई गेस रिपीटेड टॉपिक्स जो है ना, जो 80% ऑफ द पेपर बनाते हैं हर साल, 60 to 80%, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट. मैंने नोट डाउन किया है, आई विल डेफिनेटली शेयर वो भी तुम्हारे साथ. तो वो भी इम्पॉर्टेंट है. और सबसे ज़्यादा क्रूशियल है कि पेशेंट रहो, काम रहो एंड डू अच्छे से मैनेज करो, टाइम मैनेज करो ड्यूरिंग द पेपर. तुम क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो उस वक्त, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम्हें आता है और तुम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो कोई लॉजिक नहीं बनता तुम्हारे आने का. तो इसलिए प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जितना तुमने पढ़ा है तुम उसे इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पा रहे हो, है ना. सो दिस इज़ वन थिंग अगैन. या ये चीज़ तो मैं भी अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर चुकी हूँ कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है. जिस तरीके से तुम लिखते हो वो एग्जामिनर तक तुम्हारी पर्सनालिटी का वही एक रिफ्लेक्शन है, और किसी तरीके से एग्जामिनर तुम्हें नहीं जानता है. तो वो चीज़ तो ध्यान में रखनी ही है. और एक बार मानसी, जो तुमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोले थे ना, वो एक बार बता दो ताकि इन लोगों को थोड़ा सा जो है ईजी रहे. और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, अब बहुत बकलअप करने की ज़रूरत है, तो फटाफट ये हेल्प हो जाएगी. ओके श्योर. तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 से ही चलती हूँ. रिलेशंस एंड फंक्शंस में मोस्ट क्रूशियल टॉपिक इसकी इक्विवेलेंस रिलेशन वाला. देन सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, इंटो, ऑन्टो, वो वाला टॉपिक है. जस्ट तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट देखना है, 2 क्वेश्चंस करने, द टॉपिक इज डन, चैप्टर इज कंप्लीट. इतना ही है, तो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा. इट्स वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन. उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, देन डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक भी है एक, सो उसके भी गो थ्रू होना है. देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आई वुड से कि प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आएगा. एक ही क्वेश्चन होता है जनरली 2 मार्क्स का, एंड 2 मार्क्स आई थिंक फॉर द मेरे में क्या था कि 2 मार्क्स फॉर
आई थिंक MCQ के लिए था. सो 2 मार्क का ये क्वेश्चन था मेरे में. सो तुम्हें उसमें क्या करना है, यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर द प्रॉपर्टीज़, उनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए. जस्ट विद द वन एक्सरसाइज जो बुक में गिवन है दैट इज़ इनफ, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना तुम्हें. देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर वेरी इजी टॉपिक्स, एक्चुअल में इजी टॉपिक्स हैं. नॉर्मल एल्जेब्रा है उसमें मैट्रिसेस में. तो सो मैट्रिसेस में तुम्हें बेसिक वही करना है. एंड फॉर डिटर्मिनेंट्स आई वुड से कि प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटीज़ है ना, उनके अच्छे से गो थ्रू हो जाओ. जनरली क्वेश्चन इन्वर्स वाला होगा, एडजॉइंट वाला होगा. सो प्लीज़ गो थ्रू दोज टॉपिक्स. और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइक एक क्वेश्चन पर ही बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं, है ना. एक क्वेश्चन करोगे तो यू विल बी एबल टू डू ऑल अदर्स. सो तुम्हें एक बार देखना सब कुछ है, बट एक चीज़ वुड बी इनफ सॉल्व करने के लिए. देन आई वुड से कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में दोज क्वेश्चंस जिसमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है फॉर द डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन फॉर डिफरेंशिएशन आई वुड से कि तुम्हें क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना, या जितने भी उसके फॉर्मूलाज हैं, उन सबको नोट डाउन करना है सबसे इंपॉर्टेंटली, ताकि तुम किसी भी चीज़ को मिस ना करो, कंफ्यूज ना हो. और हर एक एक्सरसाइज है उसका अलग से फॉर्मूला, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो तुम्हें पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है. ऑफ कोर्स जो भी क्वेश्चन है उसको देखना है. कुछ भी नहीं कर सकते तो एग्जाम्पल्स देख लेना यार, उससे भी हो जाएगा, ठीक है. बट तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, ठीक है. कि तुम फॉर्मूला ही गलत लगा के आ रहे हो, वो सबसे ज़्यादा दुख होगा फिर, ठीक है. उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. सो बेसिकली इसमें मिनिमा मैक्सिमा वाले क्वेश्चंस, देन आई वुड से कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. और इसमें प्रोबेबली आई थिंक केस स्टडी ही आएगी, ठीक है. देन उसके बाद इंटीग्रल्स. पर्सनली इंटीग्रल्स में इनडेफिनेट इंटीग्रल वॉज फाइन, और तुम्हें उसमें मेन थिंग पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, या आई रिमेंबर दोज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तुम कर ही लेना, वो तो आएगा ही आएगा, अनडाउटेडली आएगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद आई वुड से कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें आएगा एरिया अंडर द कर्व्स. फिक्स्ड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा. बेशक पैराबोला और लाइन वाला आए या सर्कल और लाइन वाला आए, तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए. और 1-2 क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी के करोगे, यू आर गुड टू गो, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में. देन आई वुड से डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें होमोजीनियस इक्वेशंस वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसी पर बेस्ड होगा. तो बेसिकली क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला देखो, टाइप देखो कैसे हो रहा है, एंड 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू आर गुड टू गो. बट रिवाइज करो, जो भी लिख रहे हो ना उस चीज़ को रिवाइज करो कि तुम भूल ना जाओ एग्जाम में. रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन वेक्टर एल्जेब्रा एंड 3D जितना है उतना वुड बी इनफ, उतना करना पड़ेगा. देन प्रोबेबिलिटी, पर्सनली मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी टफ है, तो एंड ये आई गेस उसमें ही आएगा केस स्टडी में. बट गो थ्रू, अगर कुछ भी सिंप्लीफाइड वर्जन्स है ना उसके ज़रूर गो थ्रू हो जाओ, और हर चीज़ को ना हिंदी में समझो. अगर तुम इंग्लिश मीडियम में भी, दैट डजंट मीन कि तुम हिंदी में नहीं समझ सकते, हिंदी में समझो उसको, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें उधर ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंसेस हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट. मतलब मैं भी अच्छे से करके गई थी प्रोबेबिलिटी, बट उधर मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो, तुम 2 चीज़ों के बीच का डिफरेंस समझ पा रहे हो, ठीक है. और कुछ भी छोड़ के मत आना, कुछ भी स्किप मत करना. जितना आता है ना, कुछ भी नहीं आता तो क्वेश्चन में जो गिवन है ना वही लिख देना, उसके बेस्ड फॉर्मूला लिख देना, वो भी सब कुछ तो मिलेगा ना एटलीस्ट. 0 इज़ मोर वर्स, तो वो चीज़ मत करना. उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग में वही वाला क्वेश्चन है, मिनिमाइज z, मैक्सिमाइज y, एंड उस पर इक्वेशंस हैं, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. 5 मार्क्स का फिक्स्ड क्वेश्चन है, वो कर लेना, वही आएगा, ठीक है. और अच्छे से बनाना ग्राफ. तो अभी जितना भी मानसी ने कहा है थोड़ा सा मैं समराइज कर लेती हूँ. देखो सबसे पहले ना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, पेन पेपर उठा के लिखना, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ. और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसने बताए हैं ना वो लिख लेना, ठीक है. और अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो पे वापस पीछे जाओ और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखो. अब तुम्हें, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मार्क्स ओरिएंटेड काम करना है, तुम्हें नंबर चाहिए, तुम्हें कितना आता है तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है. वो चीज़ें ध्यान में रखो. और अब ये गम में रहना छोड़ दो कि तुमने मैथ्स ले ली तो बहुत ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी. ये तो अब तुमने कर दिया है, ठीक है ना. अब इसे पूरा अंजाम दे दो, पूरा कंप्लीट कर लो इसे पूरा अच्छी तरीके से.
ठीक है, और इसमें अच्छे मार्क्स लाने ज़रूरी है। देखो बोर्ड्स में ना अच्छे नंबर लाने ज़रूरी है, भले ही तुम सीयूईटी में मैथ्स नहीं दे रहे हो, पर बोर्ड्स के नंबर तो मैटर करेंगे ना। बोर्ड्स जो है वो तुम्हारे एडमिशन में भी एज अ टाई ब्रेकर यूज़ होगा, जैसे मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी कम है नहीं जितना तुम समझ रहे हो। और एक जो होता है ना, एक बोर्ड्स का एक अपने आप में एक अलग इमेज होती है सबके दिमाग के अंदर, सब लोग तुमसे बोर्ड के ही मार्क्स पूछते हैं, और एक खुद एक कॉन्फिडेंस आता है। अब जब एसआरसीसी में आओगे और तुम्हें 10 लोग पूछेंगे तुम्हारे बोर्ड्स में कितने परसेंटेज थे तो फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि भाई तुम्हारी जो रेप्यूटेशन है वो तुम्हारे मार्क्स से बन रही है। देखो ये रियलिटी है, इसमें मैं तुम्हें कुछ झूठ नहीं बोलूँगी कि मार्क्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इस पर काम कर सकते हो। बिफोर एंडिंग द वीडियो एक चीज़ और जो है वो इम्पॉर्टेंट, वो मानसी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती है, क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस यूजुअली आप लोग अंडरमाइन कर देते हो और वो नहीं चाहती कि वो तुम ऐसा करो। तो मानसी थोड़ा प्रेजेंटेशन के बारे में बताओ, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। ओके, एज पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन देखो, ये चीज़ देखो कि बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, मैथ्स का हो या नहीं हो मैटर करता है। तुम कितना नीटली उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, एक वो प्लस पॉइंट ही होता है, एक पॉइंटर की तरह ही काम करता है तुम्हारा, ठीक है। और इट्स बोर्ड एग्जाम आखिर, तो इस चीज़ को मत भूलो। सेकेंडली व्हाट आई वुड से, पार्ट ऑफ मैथ्स खाली न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, यू हैव टू बी लिटिल थियोरेटिकल इन द सेंस कि तुम एंड में उसको वाइंड अप कर रहे हो अच्छे से, कि वैल्यूज़ निकालिए तो लिख रहे हो कि हेंस ये है या देयरफॉर ये है, इस तरह से तुम उस चीज़ को समराइज कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंटली। एंड देन द थर्ड थिंग वुड बी कि अगर तुम स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो तुम लिख रहे हो कि हेयर वी आर हैविंग दिस 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 टू प्रूव ये है, प्रूफ ये है, या थिंग्स लाइक दिस, कि उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट दे रहे हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया और उस पर तुम लग गए हो, दिस इज़ नॉट द वे। तुम एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, इट्स बोर्ड एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, और मार्क्स चाहिए ना तो करो, सिंपल। ये तो बहुत सही लॉजिक है, मार्क्स चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। फ्री में कोई नंबर नहीं देता, फ्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग के अंदर रजिस्टर कर लो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल।